भारतीय संविधान को नमन करता हूं, उसमें पिरोए गए समस्त राष्ट्रीय प्रतीकों का स्मरण करता हूं, नमन करता हूं। मंच पर मंचासीन मुख्य अतिथि महोदय, उद्घाटनकर्ता महोदय, शिक्षण संस्थानों से आए विद्वज्जन, आप सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। हमारे सम्मुख बैठे कुछ ऐसे लोग हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा। मंच के नाम आप देख रहे हैं। इस संगठन को यहां तक लाने वाले प्रारंभ के दौर से पूर्व महाप्रबंधक माननीय सत्यनारायण मौर्य जी, जिनको पढ़ करके हम लोग लिखना सीखा माननीय आनंद जी, वर्तमान में संगठन के राष्ट्रीय महाप्रबंधक आप मौर्य जी, अवधेश जी, पूज्य भिक्षु संघ एवं क्रांतिकारी नौजवान साथियों, माताओं बहनों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। अपने अग्रज को सुनने के बाद एक बालक के पास बहुत कुछ नहीं रह जाता है, फिर भी मैं आपको उस दिशा में ले जाने का प्रयास करूंगा जहां आपने सुना है उसको वर्तमान में जो हमारा आपसी सौहार्द सम्राट के शिलालेखों से है वो कैसे लागू होगा, वर्तमान में भारत की दिशा और दशा कैसे तय की जा सकती है, मैं उस दिशा में आपको ले जाने का प्रयास करूंगा। भारत का परिचय चंद्रगुप्त, यह लाइन अचानक मुझे याद आ गई क्योंकि अरविंद जी ने मुझे संबोधन इसीलिए करके उसी शब्द से बुलाया कि भारत का परिचय चंद्रगुप्त जो जाग उठा लाचार नहीं, भारत का परिचय चंद्रगुप्त जो जाग उठा लाचार नहीं, जो किसी सिकंदर के आगे कभी झुकने को तैयार नहीं। कुछ तो ऐसा काम करो, कुछ तो ऐसा काम करो फिर से खून गर्म हो जाए, कुछ तो ऐसा काम करो फिर से खून गर्म हो जाए। तुम जिस पत्थर पर कदम रखो वह पत्थर नरम हो जाए, वह पत्थर नरम हो जाए, वह पत्थर नरम हो जाए। अहिरारा की धरती को नमन करता हूँ, इस माटी को नमन करता हूँ, नमन करता हूँ यहाँ के लोगों को, यहाँ की माताओं को, यहाँ के बहनों को, यहाँ के बच्चों को, एक एक बालक को नमन करता हूँ। नमन इसलिए करता हूँ क्योंकि अगर यह धरती नहीं होती, अहिरारा की मिट्टी नहीं होती, अहिरारा के पहाड़ नहीं होते, तो अशोक के स्तंभ नहीं होते, अशोक के जो ऊंचे ऊंचे शिखर आपको देखने को मिल रहे, जिसकी बदौलत भारत की पुनर्वापसी हुई, भारत पुनः अपने आप को पहचान सका। अगर यह अहिरारा की धरती, यह धरती नहीं होती तो शिलालेख, वह स्तंभ लेख दुनिया में स्थापित नहीं होते। इसलिए इस मिट्टी को नमन करता हूँ कि इसकी बड़ी भूमिका रही है। यह जो मिट्टी है, इसकी जो खुशबू है वह दुनिया में है। अहिरौरा के लोग निश्चित रूप से गौरवान्वित महसूस करते होंगे। यह पुरजापुर की जो धरती है, इसका शिलालेख जो है पूरी दुनिया में, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने बताया, छठा शिलालेख है। यह शिलालेख आखिर भारत की एकता, अखंडता और सौहार्द में कैसे अपनी भूमिका निभाते हैं या कैसे निभा रहे हैं और भविष्य में कैसे निभाएंगे, इस दिशा में मैं आपको ले चलना चाहूंगा। धन्य है कनिंघम साहब, धन्य है जेम्स प्रिंसप साहब, उन्हीं के एक साथी थे कॉलिन मैकेंजी। भारत के प्रथम सर्वेयर जनरल जब भारत आए तो सरकार ने उनको फंड नहीं दिया, अपना पैसा, अपना धन, अपना समय खर्च करके उस नौजवान ने एक जुनून पाल लिया भारत भ्रमण का, और घूमते घूमते वो इस समय दक्षिण भारत में एक जगह है अमरावती, उन जंगलों में भटकता हुआ नौजवान जब घूम रहा था, उस खुदाई के दौरान उसको 8 चमचमाती हुई मूर्तियां मिली। उन मूर्तियों में एक ऐसा चित्र था सिंहासन के पीछे जिसमें चक्र बना हुआ था। उस गुत्थी को बाद में सुलझाया गया। वो जो चक्र था उस समय तो नहीं समझ पाया कॉलिन मैकेंजी कि इसका क्या मतलब है, लेकिन उस चक्र को सुव्यवस्थित फ्रांस की राजधानी पेरिस में, जो वहां का फ्रांस का सबसे बड़ा म्यूजियम है किसेगेमी, वहां पे सुरक्षित उसको रखवाया। जब बाद में उस धम्मचक्र को पढ़ा गया तो उसका अर्थ पूरी दुनिया के लिए आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना भारत के लिए प्रासंगिक है। उसका मतलब था, उस समय सम्राट अशोक ने सिंहासन के साथ एक चित्र जोड़ा था। जो चंद्रगुप्त ने परंपरा शुरू की थी, सिंहासन को दुनिया को पहला एक शब्द दिया था कि सिंह की तरह कैसे एक शासक हिंसा करते हुए भी अपनी प्रजा की रक्षा कर सकता है, खुशहाली की कामना कर सकता है, उसकी संरक्षण कर सकता है। उसमें सम्राट अशोक ने चक्र जोड़ा। उन्होंने कहा कि ये चक्र आज से पूरी दुनिया में सबसे अच्छे, क्षमतामूलक, लोक कल्याणकारी शासन का प्रतीक होगा और इस रूप में जाना जाएगा। इसलिए अपने सिंहासन पर उन्होंने धम्म चक्र जोड़ा और इसीलिए दुनिया के प्रथम धम्म चक्रधारी हैं सम्राट अशोक महान। वह लोक कल्याणकारी धम्म
अभी तिरंगा हमारे सामने से उतारा गया है, आप देख रहे हैं वहां पे दिखाई दे रहा है। सम्राट अशोक महान ने जब ये घोषणा की थी कलिंग विजय के बाद कि आज से धम्मचक्र इस बात का प्रतीक होगा दुनिया में कि कोई भी आदमी का शोषण नहीं करेगा, कोई भी आदमी किसी की भावना का अपमान नहीं करेगा, सब लोग एक साथ रहेंगे, वसुधैव की कुटुंबकम की भावना से रहेंगे। यह पूरी दुनिया मेरे लिए वसुधा है और मेरी पूरी प्रजा मेरे लिए पुत्र के समान है। वह उस बात का प्रतीक था। उस धम्मचक्र हमारे तिरंगे में है। यही इस बात का प्रमाण है कि भारत की एकता, अखंडता और सौहार्द कायम रहेगा जब तक इस तिरंगे में चक्र रहेगा, जब तक भारत का संविधान रहेगा। भारत की एकता और अखंडता के लिए हम सभी लोग संघर्ष करते रहेंगे और यह पुनः वापसी होगी। यह इसी बात का संकेत है, इसी बात का प्रतीक है। तो जो धम्मचक्र हम लोग देखते रहते हैं उसका यही मतलब है कि भारत में समता मूलक समाज, माननीय उद्धव ठाकरे महोदय ने बताया कि जो पूरा का पूरा संविधान की प्रस्तावना है वह पूरा का पूरा उसी जो धम्मचक्र है उसी की व्याख्या है। वर्तमान जो लिपि है, वर्तमान जो भाषा है उसके रूप में शिलालेख जब हम लोग देखते हैं तो बचपन में मैं सुनता था तो मुझे उसका मतलब समझ में नहीं आता था। कई सारे लोग आज भी कहते हैं कि दिमाग में पत्थर पड़ा है क्या, दिमाग में पत्थर पड़ा है क्या? क्या तो आप लोग भी जरा सोच के देखें कि आप सब लोगों के दिमाग में पत्थर पड़ा है क्या? कब पड़ा दिमाग में पत्थर? सम्राट अशोक को जो लोग इस स्तर तक गिराने की जिनकी मंशा रही होगी, उन्होंने किस स्तर तक जाकर के सम्राट अशोक को मिटाने का प्रयास किया, इसका प्रमाण है जीता जाता कि दिमाग में पत्थर पड़ा है क्या? आप सोच सकते हैं सम्राट अशोक के साथ इस देश में जिन लोगों ने इस तरह की कुकृति किया है, उन्होंने किस स्तर तक जाकर के इस जनमानस को विकृत करने का काम किया है। तो निश्चित रूप से हम लोगों के दिमाग में पत्थर पड़ गया है और हम लोगों ने ठान लिया है कि अब पत्थर पूजे जाते थे लेकिन अब पत्थर पढ़े जाएंगे। अब तक पत्थर पूजे जाते थे लेकिन अब पत्थर पढ़े जाएंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में पत्थर पड़ गया है, इसलिए अब पत्थर पढ़े जाएंगे। तो जो देवता है सम्राट अशोक के नाम के साथ, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने बताया, हमारे अतिथि वक्ताओं ने बताया कि सम्राट अशोक धर्मराज, मैं उनको धर्मराज कहता हूं क्योंकि धर्म और धर्म में बड़ा बारीक अंतर है जो इस देश की भोली भाली जनता नहीं समझती, मैं उनको धर्मराज ही बोलूंगा। देवता एक शब्द है, हम लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देवता, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, उनको अच्छे से पता है देवता किस चीज का बना होता है, किसको तराश के देवता बनाया जाता है? पत्थर को तराश के देवता बनाया जाता है। हम देवता पूजते हैं, लेकिन आज से आप संकल्प लीजिए कि आज से देवता को पढ़ना है, आज से देवता को पढ़ना है। और जिस दिन आपने समझ लिया उसी दिन भारत के लोक कल्याणकारी शासन की वापसी शुरू हो जाएगी। तो भारत को फिर से अगर आप लोक कल्याणकारी शासन की तरफ वापसी करना चाहते हैं तो पत्थरों को पूजिए, लेकिन उसका स्वरूप अलग होना चाहिए। एक और चीज मैं बड़े बारीकी से बचपन में देखता था कि शाम को मेरी दादी जी दिया जलाते थे। आप सबके घर में भी जलाते हो सकता है बहुत सारे लोग आज भी जलाते हो। तो पत्थर के सामने जब दिया जलाती थी तो मुझे बहुत पता नहीं था कि पत्थर से क्या उनको मिलता है, लेकिन आज मुझे समझ में आया, खासकर जो भारत का मध्य भाग है वहां के आदिवासी क्षेत्र का दौरा करने के बाद, उनको देखने के बाद, उनकी संस्कृति को समझने के बाद कि जो पत्थर पूछते थे दरअसल पत्थर पढ़ते थे, क्योंकि हम मंत्र रखते थे। पत्थर पूछते तो कुछ उच्चारण करते हैं, आप सब लोग जब भी पूछते हैं तो कुछ उच्चारण करते थे, तो निश्चित रूप से वो उच्चारण ही सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं, जो तथागत बुद्ध के संदेश हैं, वही दिया जला के उच्चारण करते थे और उसकी पुनर्वापसी कर दीजिए, आपके देश में खुद से भारत की लोक कल्याणकारी शासन संस्था वापस आएगी। तो अब से जो माताएं बहनें हैं, शाम को करना क्या है, क्योंकि सम्राट अशोक ने जो काम किया वो शिक्षा पे काम किया। हम लोग धर्म और धर्म में बड़ा बारीक करते हैं। धर्म ज्ञान चक्षु को खोलता है और धर्म के बारे में मैं बोलना नहीं चाहूंगा। ज्ञान चक्षु को खोलने का एक ही तरीका है कि लोगों को शिक्षित किया जाए, जिसका बीड़ा सम्राट अशोक ने उठाया और वर्तमान में सम्राट अशोक के नौजवान उठा रहे, सम्राट अशोक के नौजवान उठा रहे, घर घर जाकर के लोगों को जागृत करने का जो बीड़ा उठा रहे। तो जो शिक्षा का जो बीड़ा सम्राट अशोक ने जगाया था, उस शिक्षा के बीड़ा को माताओं और बहनों को निश्चित रूप से आज अपने घरों में पुनः पिरोने की जरूरत है। घर में शाम को एक दिया जलाइए। चूंकि पहले किताबें नहीं थी, अभिलेख लिखे गए। अभिलेख का मतलब किसी कठोर वस्तु पर, किसी कठोर चीज से लिखी गई हो जो लंबे समय तक रही हो।
तो जो अभिलेख अहिरौरा की धरती को चीर चीर करके जो पन्ने बनाए सम्राट अशोक ने, और पन्नों पे आपके लिए जो लिखवाया उसको अपने बच्चों को आज किताब में आप पढ़ाते हैं, तो निश्चित रूप से शाम को दिया जलाइए और 1 घंटे अपने बच्चों के साथ इस संस्कृति, इस सभ्यता के ऊपर चर्चा कीजिए। भारत में पुनर्वापसी हो जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यह काम 12 साल तक करना है। 7 दिन का व्रत लेते हैं आप, 2 साल 3 साल सोमवार मंगलवार का व्रत लेते हैं, किस लिए लेते हैं मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन एक संकल्प लीजिए जिनके घर में बच्चे हैं कि आज से आप 12 साल का एक संकल्प लीजिए कि 1 घंटे अपने बच्चे के साथ पत्थर को पूजेंगे, पत्थर को पढ़ेंगे, पत्थर को लिखेंगे। निश्चित रूप से भारत की वापसी हो जाएगी, पुनर्वापसी हो जाएगी। मैं 12 साल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि विज्ञान कहता है कि जो दिमाग का आकार लेने का समय होता है वो केवल 12 साल है। उसके बाद वो नींव पढ़ने के बाद सिर्फ उसमें नॉलेज बिल्डअप होता है। बच्चों का जो मस्तिष्क है वो 12 साल तक आकार ले चुका होता है, और जब कोई नींव पढ़ रही होती है अगर उसमें आप ध्यान नहीं देंगे तो ऊपर का रंग रोगन करने से बहुत परिवर्तन नहीं होने वाला है। इसलिए उस नींव को भी उतनी मजबूती से जो अभी आकार ले रहा है उसके साथ आप खड़े हो, और 12 साल का संकल्प लीजिए कि 1 घंटे शाम को अपने बच्चों के साथ बैठ करके अपनी संस्कृति, अपनी शिक्षा, अपने महापुरुषों, अपने शिलालेखों, अपने जितने भी धरोहर उनके बारे में आप चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से वो 12 साल का आपकी जो पूंजी होगी, जो कमाई होगी, वो भारत के लिए बहुत मूल्यवान होगी आने वाले समय में। इसलिए सब लोग संकल्प लेके काम आप जरूर करेंगे। इसी से जुड़ा हुआ एक और वाक्य है। हम ये कैसे समझें कि तथागत बुद्ध के जो धम्म केंद्र थे, सम्राट अशोक ने जो शिलालेख रखवाए, जो देव बनाए, जो पत्थर पूजे गए, वो शिक्षा के केंद्र ही रहे होंगे। इस पर मैंने काफी परेशानी के बाद, समझने के बाद, आप सब जैसे लोगों को बहुत बार सुनने के बाद देखा कि बुद्ध और अशोक के समय तक मूर्तिकला का इतना विस्तार नहीं था। मूर्तिकला मतलब पत्थरों को देव बनाने की, पूजने की कला का विस्तार नहीं था, केवल पढ़ने की कला का विस्तार था। और पढ़ने की कला का विस्तार के लिए ही धम्म केंद्र बनाए गए होंगे, शिक्षा के केंद्र बनाए गए होंगे, जहां से शिक्षा उत्पन्न हुई होगी। मैं पूरी दुनिया की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो कि शिक्षा पे सम्राट अशोक ने, तथागत बुद्ध ने जो संदेश दिए, उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जितने भी बुद्ध विहार उस समय हुआ करते थे, वहां सिर्फ और सिर्फ एक काम होता था, शिक्षा का, प्रशिक्षण का, प्रबोधन का, लोगों को जागरूक करने का, विज्ञान का, संस्कार का, साहित्य का, संस्कृति का, यही सारे काम होते थे बुद्ध विहारों में। आज अगर भारत में पुनः ऐसा नहीं हो पा रहा है, हमारे संविधान के होने के बावजूद भी, तो निश्चित रूप से हमें अपनी जो शिक्षा प्रणाली है उसके मूल्यांकन की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। हमारे यहाँ बहुत सारे शिक्षण संस्थानों के लोग बैठे हैं, मैं उनसे आह्वान करना चाहूंगा कि जो शिक्षा नीति है भारत की, जो शिक्षण संस्थान है भारत के, उनको बुद्ध से परिचित कराया जाए। यह काम आप सब कर सकते हैं, क्योंकि आप सब शिक्षण संस्थानों में हैं। क्योंकि वहां जिस दिन आप शिक्षण संस्थानों से परिचित कर देंगे, अलग से बुद्ध विहारों में जो बच्चे पढ़ते हैं या रहते हैं, उनको पुनः भारत की मूल संस्कृति से जोड़ा जा सकता है, और यह काम अभी नहीं हो रहा है। इसीलिए हम लोग, संविधान है हमारे पास, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है हमारे पास, तिरंगा है हमारे पास, लेकिन उस तरह के समाज का निर्माण नहीं कर पाए हैं। क्योंकि समाज का निर्माण करना है तो शिक्षा की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, शिक्षा के स्वरूप की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो बुद्ध विहारों में पहले हुआ करता था, और इसीलिए उस तरह के समाज का निर्माण था, शीतल समाज का संचालन था। तो दुनिया के प्रथम महामानव शिक्षक, प्रथम शिक्षक बुद्ध की शिक्षाओं को अगर मूल रूप में अपने बच्चों में पिरोना चाहते हैं, तो शिक्षा के स्वरूप पर भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करें, तो निश्चित रूप से उससे बेहतरी होगी। चूंकि अंधेरा हो रहा है और मैंने आप सबको सुना बड़े ध्यान से, मुख्यमंत्री महोदय को सुनना है।